हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर आपका सुपरफास्ट बुलेट रिवीजन चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रतिदिन शाम को 7 बजे हम लाइव आते हैं। यहाँ पर आज हम सोशल स्टडीज़, ये है आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर। बहुत अच्छे से ध्यान रखें। चौथे सेमेस्टर में हम सोशल स्टडीज़ एसएसटी के आपके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बिना समय गंवाए सबसे पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है। 2016 का में आपसे ये पूछा गया था। ये जो पेपर है वो 2016 का है, 2016 का। अगर मैं सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार को लेकर के बात करूँ तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश की उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। दयानंद सरस्वती जी को अगर मैं लेकर के बात करूँ तो 12 फरवरी 1824 को टंकारा में इनका जन्म हुआ था। वहीं अगर मैं बात करूँ ये अगर इनकी मृत्यु को लेकर के दयानंद सरस्वती जी के, तो 1883 में अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। ये बात दयानंद सरस्वती जी से जो है के विषय में क्लियर होती है। मैं आपको बता दूं, इंडियन फिलोसोफर, सोशल लीडर आप कह सकते हो, और ये थे फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक भी थे। 1875 की जब आप बात करते हो तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोग एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुन लिया करें, जिससे कि आपको अगर कोई अगल बगल का क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली उसे आंसर कर सकें। सेकंड क्वेश्चन है, नाना साहब दत्तक पुत्र थे। सवाल ये है, जो नाना साहब थे वो दत्तक पुत्र थे किसके थे? तो नाना साहब जो दत्तक पुत्र थे वो बाजीराव के थे। यहाँ पर पेशवा बाजीराव की जब आप बात करते हो, वो नाना साहब के दत्तक पुत्र थे। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ए आएगा। एक और सवाल, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह के विषय में आपसे सवाल पूछा है और आपसे ये कहा है कि ये जो कुंवर सिंह हैं वो किस राज्य के जमींदार थे। ऑप्शन यहाँ पर बैरकपुर करके दिया हुआ है। बैरकपुर दिया है, अवध दिया है, भिठूर दिया है और यहाँ पर जगदीशपुर दिया है। ये उस समय की बात है, 1857 की क्रांति के समय की बात है। और ये सवाल आपका 2016 और 2018 दोनों में पूछा गया है। तो जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो जगदीशपुर आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जगदीशपुर आपको देखने को यहाँ से आंसर बिहार में देखने को मिलेगा। फिर एक सवाल है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की है, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप परमानेंट ध्यान दें, अगर आप परमानेंट प्रेसिडेंट की बात करते हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम जो है देखने को मिलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। वहीं अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जाए, यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष को लेकर के बात की जाए, तब आपका आंसर जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आएगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर होती हैं। दोस्तों, आप जितने लोग यहाँ क्लास में जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत उनका स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में, जिससे कि वो भी यहाँ पर बने रहें और पढ़ते रहें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेकंड सेमेस्टर वाले बुलेट रिवीजन, 4th सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों का है। आप दोनों जगह से पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हो। 5वां सवाल लिखा हुआ है आपका, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो है वो कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम है यहाँ पर, भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम देखने को मिलता है और राजगुरु जी का नाम देखने को मिलता है। तो इन्होंने आपसे ये कहा है कि हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा, ये HRA करके बोलते हैं इसे। देखो, पहले राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा की गई, फिर एक HSRA करके आता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और ये फिलहाल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा जो है की गई थी। BTC 2016 का सवाल है आपका, कब का है? 2016 का क्वेश्चन है। बंदी जीवन, ध्यान देते हैं, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक का नाम पूछा है, तो बंदी जीवन पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। BTC 2016 का सवाल 2016 में आपसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पौंडीचेरी कब्जे में था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो पौंडीचेरी था वो किसके कब्जे में था? तो पुर्तगाल है, फ्रांस, इंग्लैंड की महारानी या ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वतंत्रता के टाइम की बात की है, आप बात करते हो जब 1947 को लेकर के,
उस समय अगर बात की जाए तो पोर्तुगीज़ जो है वो आपको देखने को ऐसे में मिलते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ से पहला आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? अब ये स्टेट के बारे में आपसे पूछ लिया है और वो स्टेट का आपको नाम बताना है कि उसके भौगोलिक क्षेत्र पर जब आप देखो कि वनों के विस्तार को लेकर के कि फॉरेस्ट कवर जो है वो आपका कम है, ऐसे करके पूछा। गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है या बिहार है? तो अगर आप वनों के कम विस्तार को लेकर के बात करते हो तो वो आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। ठीक है, HR हरियाणा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। इसमें देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से होते हैं? सर्वाधिक मैक्सिमम एरिया पर जो वन पाए जाते हैं उनके बारे में इन्होंने आपसे पूछा है। BTC 2016 का क्वेश्चन पेपर इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव वाले जो भी हैं। बहुत बहुत वेलकम है, नमस्कार है, प्रणाम है जो बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो वन पाया जाता है उसे हम उष्णआर्द्र सदाबहार वन बोलते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से B देखने को मिलेगा। एक चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा, जैसे अगर विश्व में पूछता है तो जो भी इक्वेटर के आसपास यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आसपास जो भी देश या क्षेत्र देखने को मिलेगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी या फिर सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी, चाहे वो आपके पेड़ पौधे हों या फिर जीव जंतु हों। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी से भी ज़रूर जुड़ जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर मैं काफ़ी कुछ वीडियोज़ आपको भेज दिया करता हूँ जिससे कि आप आसानी से पढ़ाई कर सकें। सवाल है मौसम कैसे बनता है? एक सवाल और दिया है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं एक क्लाइमेट को लेकर के, वो जलवायु होता है। मौसम आपसे पूछा है कि मौसम कैसे बनता है, तो होता ये है जलवायु और मौसम में कभी कभी अंतर भी पूछता है। तो मौसम क्या है? क्षणिक है। जो क्षणिक पर्यावरणीय दशाएं होती हैं जो कि कुछ समय के लिए हैं उन्हें हम मौसम कह देते हैं। जैसे सुबह के टाइम आपका ठंडा मौसम था, दोपहर में गर्म हो गया, तो आपने कहा अभी मौसम बदल गया। लेकिन दोस्तों जब आप क्लाइमेट को लेकर के बात करते हो तो क्लाइमेट में क्या होता है, जो है वो एक लंबी पर्यावरणीय दशाएं हमारी होती हैं, मतलब वो 6 महीने साल साल भर आपकी चल रही होती हैं। फिलहाल BTC 2016 में पूछे गए इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है पृथ्वी के परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन के कारण ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो करेक्ट आंसर पहला आएगा। आर्कटिक विलो करके आप इसे बोलते हो, आर्कटिक विली करके लिखा हुआ है। आपसे पूछा आर्कटिक विलो क्या होता है, विली नहीं है ये। पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम और झाड़ी का नाम। आर्कटिक विलो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक झाड़ी है। TET में भी सवाल ये आपका पूछा गया है, यहाँ से ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे पूछा है सी नाम है, एक प्रकार के मच्छर का, मछली का, एक प्रकार की मक्खी है या फिर एक प्रकार के कुत्ते का नाम है। BTC 2016 का सवाल। तो CC जो है वह एक प्रकार की मक्खी है। 50 मार्क्स का आपका पूछा जाता है SST। बहुत अच्छे से आप यहाँ से इसे स्कोर कर सकते हो। आप हमसे पेड PDF फाइल्स भी प्राप्त कर सकते हो जो कि आपको मिलेंगी 80 81 74 37 34 पर। ध्यान रखिए ये पेड PDF फाइल्स हैं, बाकी फ्री में तो हम यहाँ पर आपको पढ़ा ही रहे हैं। आप अपना नाम और सेमेस्टर लिख के भेजेंगे तो आपको किसी भी सेमेस्टर की PDF फाइल्स की ज़रूरत होगी तो वो आपको इस नंबर से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया की दवा जो कुनैन है वो किससे बनाई जाती है? नीम के वृक्ष की छाल, सिनकोना दिया हुआ है, भांग के पत्ते से या मदार के पत्ते से। आप लोग भी फटाफट आंसर कर रहे होंगे यहाँ पे और हम भी आपको पढ़ाते चलते हैं और बताते चलते हैं। तो यहाँ पर सिनकोना की छाल से, ध्यान दीजिएगा, जो मलेरिया की दवा है जिसका नाम है कुनैन, वो सिनकोना एक वृक्ष है, उसकी छाल से, उसकी बार्क से हमें कुनैन दवा मिलती है। आगे दिया हुआ है इसमें पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो पंचशील सिद्धांतों की आप बात करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? 14 नंबर सवाल में पूछा है। पंचशील में क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य को लेकर के जो है वो पंचशील में बात की गई है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। एक और सवाल की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि किस तिथि को, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के ही हैं आपके, कि किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। आप लोगों को मैं बता दूं, जब आप 1857 की क्रांति को लेकर के बात करते हो तो कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो बैरकपुर छावनी बंगाल से देखने को मिलती है, जब 34वीं बटालियन के जो मंगल पांडे थे उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी के इस्तेमाल हो रहे कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो शुरुआत वहीं से हमें देखने को मिलती है। लेकिन वो बात अलग है जब मेरठ आते हैं हम यहाँ पर
आप 10 मई को लेकर के बात करते हो 1857, तो एक जो वास्तविक शुरुआत जो बात करते हो वो मेरठ से देखने को मिलती है। तो जो इनको फांसी दी गई थी वो दी गई थी 8 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 8 अप्रैल 1857, ये डेट आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इन्हें फांसी दी गई, इसी की आप ये कह लो कि एक लहर आगे बढ़ चली, और वो कहाँ चली, आपका मेरठ की तरफ, और वहाँ पर भी ये क्रांति कहीं ना कहीं या इनकी चीज़ें जो है वो वहाँ पर हमें देखने को मिली या फिर नज़र आई। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था, 1946, 30, 32 या फिर 42 में। यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात की जा रही है। आपका ज़्यादा समय मैं नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए फटाफट क्वेश्चंस के आंसर को जो है मैं बताता चल रहा हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हो, भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के गांधी जी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट, महात्मा गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट, और ऐसे में ये जो हमें देखने को मिलता है 1942, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। यहीं पे 1930 का जान लो आप। 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन जो है वो कौन सा शुरू किया था। जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो सबसे पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। बीटीसी 2017 के क्वेश्चन पेपर को इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन। किसानों को लेकर के जो लड़ी जा रही थी, एक तरीके से नील की खेती को लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ से ये चंपारण आंदोलन जो है वो रिलेट करता है। एक और सवाल, थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की है। अगर मैं बात करूँ थियोसॉफिकल सोसाइटी को लेकर के, तो ये इसका विशेष संबंध रहा है होम रूल लीग आंदोलन से। तो करेक्ट आंसर आपका चौथा आएगा। 5 नंबर की बात कर लेते हैं। जब आप एटमॉस्फेयर की बात करते हो तो वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल दिया हुआ है आपका, समताप मंडल या फिर ओजोन मंडल। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो होता है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छा है कि 5 लेयर्स आपकी होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे में 5 लेयर आपकी देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा कि किस तरीके से स्टार्टिंग लेयर से लेकर के जब आप पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक लेयर की बात करते हो, वहाँ से जब ऊपर की तरफ आप कैसे कैसे जब जाएंगे, या जैसे जैसे आप जाएंगे, किसी लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, किसी में आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी तैयारी बहुत अच्छे से किए होंगे और यहाँ पर फटाफट आंसर कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है। शीत ऋतु में वर्षा को लेकर के बात की है, और वो भी उत्तरी राज्यों में, वो भी ठंडी के मौसम की बात की है। तो अगर मैं बात करता गर्मी वगैरह को लेकर के या जो भी है, तो मैं उसे एक मानसूनी बारिश बोल देता। लेकिन चूंकि शीत ऋतु है, आप उत्तर भारत की बात कर रहे हो, तो ऐसे में यहाँ पर पर्वतीय वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर आपका चौथा आएगा। हम सॉल्व कर रहे हैं बीटीसी डीएलएड 4th सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन 2017 क्वेश्चन पेपर। एक और सवाल, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है। गोकुल बैराज परियोजना दिया है, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, लौकुश बैराज परियोजना, गंगा बैराज परियोजना या फिर आगरा बैराज परियोजना। अब ये कहा है कि कौन सी यूपी की जो है ये परियोजनाओं में देखने को आपको नहीं मिलेगा। जो ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना है वो यूपी से रिलेट नहीं करती। उसके अलावा आप जब गोकुल बैराज की बात करोगे, लौकुश गंगा बैराज की बात करोगे या आगरा बैराज की, वो आपकी यूपी से रिलेट करेंगी। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो बी आएगा। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है। टीईटी में भी आपका यह सवाल पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र यूपी टीईटी में तो सहारनपुर है, मिर्ज़ापुर, बरेली और मुरादाबाद दिया हुआ है। तो दिया सलाई यानी जो माचिस केंद्र को लेकर के आप बात करते हो, ये बरेली आपका आंसर में आएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। विरहा, धमार, टप्पा या डांडिया। अब यहाँ पर ये पूछा है आपसे कि मेन फोक सॉन्ग ऑफ यूपी कौन सा है। तो यहाँ के जब आप लोकगीत की बात करते हो तो आपको पूर्वांचल में या पूर्वांचल साइड में आपको बिरहा देखने को मिलेगा।
ठीक है। ये जो विरहा है, जैसे जैती है, होरी है, आपका आल्हा है, ये आपको बुंदेलखंड के इलाके में आप बात करो या उधर साइड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, महोबा की साइड में आप कह लो। लेकिन जब आप विरहा की बात करते हो, ये जो है आपको पूर्वांचल साइड में देखने को मिलेंगे ऐसे गीत यूपी में। एक और सवाल दोस्तों, 10 नंबर आप पढ़ पा रहे होंगे कि 2001-2011 की जनगणना में यूपी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर रही है? 21.54, 25.61 या 20.09% या फिर 25.4%। तो अगर मैं डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करूं, आपसे डिकेडल ग्रोथ रेट पूछा है कि 2001 में एक जनगणना हुई, उसके बाद 2011 में जनगणना हुई, तो अब ये बता दीजिए कि इन पूरे 10 सालों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गई टोटल का। तो वो बढ़ी थी 20.09%। उम्मीद करते हैं कि आपने भी 10 का आंसर जो है वो सी ही लगाया होगा। दोस्तों, जो वीडियो इस समय देख रहे हैं सभी का वेलकम है, नमस्कार है सभी को। वीडियो को आप लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दें। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको इस वीडियोस की या जो लेक्चर्स यहाँ पे आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर में कहा है आपसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? किस कारण से फैली जो है ये हमारी इकोनॉमी जो है वो पीछे है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास दिया है, देशों की विशाल जनसंख्या बोला है इन्होंने, या औद्योगिक रुग्णता, यानी जो इंडस्ट्रियल जो एक बीमारी है इंडस्ट्री में, ठीक है, उसको लेकर के चौथे ऑप्शन में बात की है। यहाँ पर अगर मैं पिछड़ेपन को लेकर के बात करूँ तो देश की विशाल जनसंख्या है वो सबसे प्रमुख कारण। इसने सर्व प्रमुख कारण पूछा है, कारणों में सारे हो जाएंगे आपके, आप समझ रहे हो, लेकिन सर्व प्रमुख कारण तो वो है हमारे यहाँ की विशाल जनसंख्या, ठीक है। और आप जब बात करते हो विशाल जनसंख्या को लेकर के, तो अभी की 2011 की जो जनगणना है उससे हमारी जो जनसंख्या है 121019342 इतनी है। ये ऑफिशियल आपका डेटा है 2011 के सेंसस यानी जनगणना से। 12 नंबर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? यहाँ पर UNO यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के बात की है। 24 अक्टूबर को स्थापना हुई, 24 अक्टूबर 1945। तो डेट यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये आप करेक्ट आंसर भी आएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13 की बात करूँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? 27, 25, 20 और 21। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी को लेकर के जब आप बात करते हो, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर आर्टिकल जो 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी की बात करता है। भारतीय संविधान में भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, और उसी में जब हम देखेंगे आर्टिकल 21 में तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता के अधिकारों के तहत। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। एक पॉइंट और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, 86वें संविधान संशोधन 2002 से आर्टिकल 21A ऐड किया गया। कौन सा आर्टिकल? 21 का बोल लो आप या ए बोल लो, जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लेकर के बात करता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है, ठीक है। तो 21A और 21 दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलते हैं मित्रों एक और सवाल की तरफ। लिखा है हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, गॉर्डन ऑस्टिन है, K2 या फिर नंदा देवी। अगर आप हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी की बात करते हो, कौन सी है? यहाँ पर एवरेस्ट आप पढ़ते आए होंगे, कंचनजंगा भी है, गॉर्डन ऑस्टिन भी दिया है। आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पर जो आपका आंसर देखने को मिलेगा, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी पूछी है माउंट एवरेस्ट। आप बहुत पहले से इसके बारे में पढ़ते आए हो, तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा। और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो 8848 मीटर्स, ठीक है जी, 8848 मीटर्स आपको जो है आंसर के रूप में देखने को मिलेगा। एक और सवाल है यहाँ पे, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा या फिर प्राकृतिक वनस्पति। तो अगर मैं बात करूं कि इनमें से कौन सा क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करेगा,
ध्यान रखिएगा। तो पर्वतों की स्थिति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्वत जहाँ पे होंगे उनसे ही टकरा करके जो मानसूनी पवनें होती हैं वो जब जल लेकर के आती हैं तो बारिश करती हैं। भूमध्य रेखा से दूरी, अगर भूमध्य रेखा से दूर है, ध्यान रखिएगा, तो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। रीज़न बिहाइंड कि भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष भर सर्वाधिक तापमान और सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पे, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन खनिज संपदा से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से सी आएगा। तो इसमें से जलवायु को प्रभावित कौन सा नहीं करता है, वो आपका जो मिनरल्स हैं, जो खनिज संपदाएं हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं वर्ष 2019 के क्वेश्चन पेपर को लेकर के, साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर वर्ष 2018 के क्वेश्चन पेपर को लेकर के, तो इसका वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ से अलविदा चाहेंगे। आप बुलेट रिवीजन में बने रहिएगा। बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पर बने रहने के लिए। वीडियो को आप शेयर करके तभी जाइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि बच्चे आएँ और उन्हें लगे कि कुछ अच्छा बताया गया है यहाँ पे और वो यहाँ से पढ़ाई करें। हम आपसे मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो को लेकर के एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।